हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो ये है फिजिक्स का पेपर और यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल एग्जाम 2026 11th स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो बच्चों अभी आपके कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम 11th के, तो ये पेपर अच्छे से करके जाओ आप। इस वीडियो में मैं आपको सारे एमसीक्यूज के आंसर्स भी बताऊंगी, 1 मार्क्स क्वेश्चन के आंसर्स भी बताऊंगी और सब कुछ यहाँ पे पेपर का एनालिसिस में करवाऊंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जो है वो पेपर के लिए आप करके जाओ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बताती हूँ आपको मैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सेक्शन ए। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये आपको जो है वो कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 10 मार्क्स के लिए। यही सेम पैटर्न आपको 12th में भी रहता है। तो आप 70 मार्क्स का पेपर अभी देने वाले हो। मतलब कि जब आपने दिवाली में जो आपने पेपर दिया था, मतलब कि फर्स्ट टर्म का, तो उसमें आपको 50 मार्क्स का रहा होगा। अभी ये 70 मार्क्स का पेपर जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट टाइम ही देने वाले हो, तो देखो अच्छे से समझ लेना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है, 10 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो एमसीक्यूज आंसर्स के साथ बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल एसआई यूनिट? फंडामेंटल एसआई यूनिट इसमें से जो है वो कौन सी है? किलोग्राम है, ठीक है। चलो सेकेंड, फिर यहाँ पे MLT-1 इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, किसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला? फॉर इम्पल्स के लिए। और बच्चों देखो 12th में अभी आप जाने वाले हो, तो 12th के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, पूरा बेसिक से कराऊंगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि हमारी 11th पूरी बर्बाद हो गई है, हमने 11th में कुछ भी पढ़ा नहीं, बेसिक कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं रहे हो, फिर भी मैं आपका 12th इतना पक्का कराऊंगी कि आप MHT CET भी इजीली क्रैक कर सकोगे, ठीक है। तो इसलिए इसी चैनल पे वीडियोस जो है अभी लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं 12th के लिए आपके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्टिंग रेस्पेक्टिवली अलोंग प्लस वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस इज। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर बच्चों, इसका आंसर जो है वो 5 न्यूटन आएगा। मतलब कि दोनों को माइनस करना है, 15 माइनस 10 करके यहाँ पे 5 निकलेगा आंसर। तो ये माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। फिर चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ बस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल है। सही ऑप्शन आंसर जो है सी रहेगा ऑप्शन आपका। फिर उसके बाद देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच दिस प्रोजेक्टाइल कैन ट्रैवल इज। तो इसका जो डिस्टेंस है वो इसका करेक्ट आंसर बच्चों डी है 55, ठीक है, 255। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। यहाँ पे जो लाइंस है ना वो क्या होता है? ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करके रखना पड़ेगा। डायरेक्शन फ्रॉम S पोल टू N पोल। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट ये वाला 7th क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ द EMF ऑफ सेल। तो SI यूनिट EMF सेल की जो है वो यहाँ पे जूल पर कूलम होती है, ठीक है, ये वाला है C। फिर उसके बाद चलो यहाँ पे देखते हैं, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए जो यूनिट है वो ओहम मीटर -1 इनवर्स भी बोलते हैं हम इसको। तो ये इसकी स्पेसिफिक यूनिट है। ये 8 अभी है अभी, और MCQs भी और 1 मार्क के क्वेश्चन भी हैं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ना, द वेट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। जो पार्टिकल का वेट है सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 होता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा है। फिर उसके बाद देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, यहाँ पे ये दिया गया है और इसका जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो ये निकालने पर सही आंसर इसका 26B निकलता है। फिर चलो अब हम 1 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? तो प्रोजेक्टाइल क्या है? इट इज द एक मतलब कि इट इज द ऑब्जेक्ट, इस पर जो है वो ग्रेविटी इफेक्ट करती है, तो इसको ही हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। फिर व्हाट इज द सैटेलाइट? सैटेलाइट का तो आप सभी को पता होगा। सैटेलाइट क्या है? एक सैटेलाइट इज द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अर्थ के अराउंड में क्या करता है? ये घूमता है, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट? ये तो सबको पता है, कौन सा शेप है? इलिप्टिकल शेप का होता है ना, तो ये इलिप्टिकल शेप आएगा। फिर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस 2 ओहम एंड 4 ओहम एंड 8 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इलेक्ट्रिक सर्किट है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए बोला गया ना, तो आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 करना होगा। तो तीनों 2 + 4 कितना हुआ? ये हमारा 6 हुआ, 6 और 8 ये हमारा 14, मतलब कि एडिशन करके तीनों की हमें ये निकालना है, 14 ओहम निकलेगा। फिर उसके बाद देखो डिफाइंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कि क्या होता है बच्चों? ये मेजर करता है करंट के फ्लो को। इट इज
मतलब ये जो करंट सर्किट में जो फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है वो कंडक्टेंस। फिर उसके बाद डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आप सभी को पता होगा, एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये एक्सेलरेशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफाइन जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब कि जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल सा है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है, जीरो, द वेक्टर विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इट इज कॉल्ड एज द जीरो वेक्टर। तो फिर उसके बाद फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, a इज इक्वल टू यहाँ पे 20 और b इज इक्वल टू 2 दिया गया है, और यहाँ पे ये एंगल जो दिया गया है ना 60 डिग्री दिया गया है। अब क्या करेंगे हम इसको फाइंड करने के लिए a बार इंटू बी बार करेंगे, मतलब कि a इंटू बी करेंगे तो 20 इंटू 2 कितना होगा 40 होगा। फिर क्या करेंगे हम 40 इंटू 1/2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है ना, तो फॉर्मूला है आपको पता होगा 40 इंटू 1/2 लेते हैं हम। फिर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कितना निकलता है हमारा, यहाँ पे 20 निकलता है। ये समझ गए होंगे आप। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में यहाँ पे डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट और इसकी एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखी तो 1 मार्क मिलेगा और एसआई यूनिट के लिए 1 मार्क मिलेगा, यानी कि ऐसे टोटल 2 मार्क है। सेक्शन बी जो होता है वो 16 मार्क्स के लिए होता है। ये सेक्शन खत्म हो गया, न्यू पेज से स्टार्ट करना है आपको फिर, तो ये 16 मार्क्स के लिए होता है यहाँ पे। फिर इसके अंदर जो है ना आपको टोटल देखो क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो 3 से लेके 14 तक होते हैं क्वेश्चंस, मतलब कि बच्चों इसके अंदर ना आपको टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, देखो यहाँ पे टोटल जो है वो 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और 12 क्वेश्चंस में से आपको कितने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फिर देखो सिंपल इसमें न्यूमेरिकल्स अगर आप अभी नहीं भी करोगे तो टेंशन मत लो, क्योंकि 4 न्यूमेरिकल ऑप्शन के लिए भी छोड़ सकते हो, और 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 16 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे ये देखो, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 4th क्वेश्चन में ये आपके सेकंड चैप्टर में है वेक्टर के अंदर, तो उसमें से आप करके लो। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज एक्सप्लेन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज कितना इजी क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन मतलब सब सीरीज, मतलब उसके अंदर हम जोड़ते हैं ना रेजिस्टेंस को वगैरह, तो ये सब उसमें के अंदर है। फिर इवेलुएट रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग कलर कोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए कलर कोड आपका जो है वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग यूनिट्स टू फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। ये तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 में ही है। फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज को आपको अलग अलग करना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब कि क्या, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते, और डेराइव्ड मतलब जो डिपेंड होते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये 8th वाला जो है वो न्यूमेरिकल है, नहीं आ रहा तो इसको ऑप्शन में रखो। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो बच्चों इसके अंदर बार मैग्नेट, ये भी न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन, मतलब आपको मैं एनालिसिस करवा रही हूँ कि कितने न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते हैं आपको। एक हमने पीछे देखा, ये एक, 2, ये एक देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी है, दिख रहा होगा। आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हो तो करो। 3 क्वेश्चंस और ये 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं, मतलब कि आप इसको स्किप भी करोगे, सिर्फ थ्योरी का भी पार्ट करोगे तो आप 8 के 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इसमें से भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट, मतलब कि सारे इंस्टीट्यूट, सारे जो संस्था होते हैं डिस्कशन करके पेपर बनाते हैं, तो आप इसको करो, आपका फ़ायदा ही है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आने के चांसेस हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सेम पेपर, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे बोलोगे आप अगर सेम नहीं आया, ये सिर्फ आपके मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे 2026 का ही है, अभी रिसेंटली अभी का ही पेपर है, आपने डेट भी देखी होगी। लेकिन सिर्फ क्या है कि हर कॉलेज 11th का कैसे है कि हर इंस्टीट्यूट अपना अपना अलग अलग बनाता है ना, तो संस्था होती है तो अपनी अपनी संस्था के पेपर बनाते हैं, लेकिन सारे डिस्कशन वगैरह करके वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ क्या है प्रैक्टिस करो, फ़ायदा है आपका इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है। तो टोटली पूरा डिपेंड रहना ये भी ठीक नहीं है। तो सेक्शन सी देखो यहाँ पे, इसमें से 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 24 मार्क्स के लिए है ये। तो इसके अंदर भी आपको टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी वैसे 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर भी ये न्यूमेरिकल टाइप ही है। फिर उसके बाद देखो ये वाला एक है न्यूमेरिकल टाइप, आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चंस। तो इसमें से बच्चों देखो ये, इसमें भी देखो ये एक न्यूमेरिकल एक हुआ, ये एक है 2, तो यहाँ पे ये एक है देखो नीचे का। तो टोटल देखो यहाँ पे ये वाला थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, डेराइव इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर। तो फिर ये भी आप इजीली कर सकते हो। ये थोड़ा इसमें आपको वेक्टर का सेकेंड चैप्टर ईजी ही है, ये भी आप इजीली कर लोगे। फिर उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन, ये आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का। चैप्टर का नंबर उतना याद नहीं है मुझे, लेकिन चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे चैप्टर है आपका।
फिर उसके बाद फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द एसआई एंड सीजेसिमिलिटी। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, बहुत ही इजी है, कन्वर्जन फैक्टर आपको निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड। ये देखो चैप्टर नंबर 5 है आपका ग्रेविटेशन, उस चैप्टर में इसका आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखो क्या, चैप्टर नंबर 5। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है पार्ट 2 का है, ये न्यूमेरिकल अभी नहीं, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल टफ लगता है तो स्किप कर सकते हो आप इसको। फिर उसके बाद देखो ये 21 ये जो है न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल हमने देखे इसके अंदर। और अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है ना, ये भी न्यूमेरिकल ही है, इसको भी सॉल्व करके आपको ये निकालनी है चीज़ें, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे डेराइव इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड कोनिकल पेंडुलम। तो ये कोनिकल पेंडुलम का चैप्टर नंबर 5 में ही है, ठीक है। ये भी इजी है, इसको अटेम्प्ट करो आप। चैप्टर नंबर देखो, चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 5, पार्ट 1 में बहुत ईजी चैप्टर है 1, 2 और 5। फिर इसमें थोड़ा सेक्शन सी में ना न्यूमेरिकल देखो 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे भी है, तो ऐसे ही है, न्यूमेरिकल 4 आते हैं। सेक्शन बी में 4 होते हैं न्यूमेरिकल और सेक्शन सी में 4 होते हैं। फिर उसके बाद देखो सेक्शन डी में अगर हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। सेक्शन डी जो है ना, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 3 बोला गया है, और यहाँ पे 3 मतलब कि ये 12 मार्क्स का होता है। देखो बच्चों, टोटल ये जो है ना, ये क्वेश्चंस 12 मार्क्स के लिए होते हैं। तो इसमें देखो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो ये चैप्टर नंबर 2 में है। ये देखो मैं पैटर्न बता रही हूँ आपको, ये पूरा 4 मार्क्स के लिए थ्योरी आया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसमें देखो आधा क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, और यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया। मतलब कि ये 2 मार्क्स थ्योरी है और 2 मार्क न्यूमेरिकल है। तो 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से सॉल्व करने हैं। समझो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, न्यूमेरिकल नहीं भी किया आपने तो। उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये भी देखो, इसके अंदर भी ना न्यूमेरिकल ही है, यहाँ पे देखो। तो ये 2 न्यूमेरिकल है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं इसमें, 2 तो न्यूमेरिकल के हैं। अब बचे 3 में से एक तो थ्योरी का है पूरा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 31। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन पोलर स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। और यहाँ पे देखो इसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा थ्योरी का है, सॉरी न्यूमेरिकल टाइप है। और यहाँ पे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो बोर्ड का 12th का भी आपका पेपर पैटर्न ऐसे ही होता है। तो 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 2 क्वेश्चन कंपल्सरी इसमें थ्योरी के होते हैं। क्या होता है, कंपल्सरी इसमें थ्योरी होती है। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं भी किया होगा तो 2 क्वेश्चन कंपल्सरी थ्योरी के होते हैं। 8 मार्क्स तो मिल गए। अब रहा 4 मार्क्स का सवाल। उसमें से क्या होता है, ये सारे न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे बचे हुए, मतलब कि 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 तो पूरे थ्योरी के हैं और बचे हुए 3 क्वेश्चंस में आधी थ्योरी है और आधा न्यूमेरिकल है। तो आपने अगर न्यूमेरिकल नहीं भी किए होंगे, सिर्फ थ्योरी का पार्ट भी करके गए होंगे आप, तो उसमें से आपको जितनी थ्योरी आती है समझ लो। अब मैं क्या आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपने समझो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन थ्योरी का था, आपने भी पूरा सॉल्व कर लिया, आपको 4 मार्क्स मिल गए। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी पूरा थ्योरी का था, आपने पूरा सॉल्व कर लिया, आपको 4 मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बचते हैं 28, 29 और 30। तो इसमें देखो आधी थ्योरी है, आधा न्यूमेरिकल है। इसमें भी आधी थ्योरी है, आधा न्यूमेरिकल है। इसमें भी आधी थ्योरी है और आधा न्यूमेरिकल है। तो आप क्या करो, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन थ्योरी भी आप लिख लोगे तो 2 मार्क्स तो उसमें मिल जाएंगे आपको। ऐसे आपके यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भी भागोगे, अभी फिलहाल टाइम नहीं है तो भी आपको 10 मार्क्स, 12 में से 10 मार्क्स तो पक्के मिलेंगे इसमें से, ठीक है। समझ गए ना। ये देखो सेक्शन डी के एक बार क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। हो गया। तो अगर केमिस्ट्री का पेपर इसी तरीके से चाहिए तो कमेंट करना, केमिस्ट्री का भी पेपर मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।